हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी। हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम डेट्स कैसे याद करें या इंटीग्रेटेड डेट्स हमको कहाँ से अवेलेबल हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। तो क्लास शुरू करें इसके पहले आपको बता दें कि हम आपके लिए एक इंटीग्रेटेड जो है कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जो कि अक्टूबर में चलेगा पूरा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अक्टूबर मंथ में ही हम आपको पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश प्रिपेयर करवा देंगे। क्लास 9:30 के बाद में उसके आगे चलेंगी। ठीक है, और मतलब 9:30 PM से आगे रोज एक चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। टीचमेंट ऐप पे क्लासेस होंगी, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो सारी वहाँ पे, मतलब जो लाइव क्लास पढ़ाएंगे वो रिकॉर्डेड सेक्शन में वहाँ पे आपको मिल भी जाएंगी। और नोट्स और स्टडी मटेरियल, टेस्ट, सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा। देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखिए सब हमारी बैच है जो हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। यहाँ से मैं एक बैच उठाते हैं जो अगस्त की बैच है, बैच 3 जो हमारी है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हम गो लाइव से आएंगे, बाकी आप सब जान ही रहे हो। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये रिकॉर्डेड लेक्चर सेक्शन, देखो जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा यहाँ रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहता है आपके लिए। जब भी चाहो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी लिस्ट है, वो हमारे अपना है, उसमें आपको मतलब फिर चैट बॉक्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप चैट्स कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं सबसे आप ग्रुप में यहाँ पे चैट्स कर सकते हो, आपस में बातचीत कर सकते हैं। राइट, ये सब हमारे काम का है, नोटिस बोर्ड, अनाउंसमेंट, ये सारा चीज। फिर इसके बाद देखो स्टडी मटेरियल, यानी जो भी हमारी नोट्स हम यहाँ पे आपको अवेलेबल कराते हैं। अब अभी जब से एमसीक्यू का पैटर्न है तो आपको गूगल फॉर्म में जो है सारे टेस्ट अवेलेबल कराते हैं। राइट, अगर यहाँ से आपको कोई डाउट है, कोई नहीं समझ में आया है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके पूरा डिटेल ले सकते हो। 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप अगर टाइमली ज्वाइन कर लोगे तो आप सारी क्लास लाइव देख पाओगे। अगर एक दो दिन आपको अगर जितना भी लेट होता है, फिर आपको वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेंगे। हालांकि तब भी इतना जरूर है कि व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई डाउट राइज होता है उन लेक्चर के बावजूद, तो आप हमें इंडिविजुअली वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो देखो, एज पर दी सिलेबस, ये इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है, डेट्स हैं। इनको मैंने एक अरेंजमेंट पे रखा है। इनको आप और अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। जैसे आप इनको चैप्टर वाइज अरेंज कर सकते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, इवेंट वाइज अरेंज कर सकते हो। ठीक है, कई तरीके से डेट्स अरेंज करी जा सकती है। अब मैंने जिस ऑर्डर में अरेंज किया उस ऑर्डर में आपको समझाया देता हूँ। राइट, और इसमें एक चीज आपको और भी देखने को मिलेगी कि आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री भी यहाँ पे रिवाइज हो ही जाएगा। ठीक, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। हाँ, जो मैंने ये कहा कि इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, इस अरेंजमेंट से याद आया, अभी हमारे पास ओसवाल बुक्स की जो है कुछ एमसीक्यू वाली बुक्स से। सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए इसमें कैसे उन्हें क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी डिटेल सिलेबस सारा कुछ दिया हुआ है, और क्यूआर कोड है जिसको कि स्कैन करके आप काउंसिल जो भी अपने नोटिस जारी करता है वो आपको मिल सकता है। फिर इसमें क्या है कि स्पेसिमेन पेपर जो था उसके तो डिटेल सॉल्यूशन है ही। फिर हर चैप्टर वाइज, यानी आप जब चैप्टर देखोगे तो चैप्टर के रिवीजन नोट्स हैं। रिवीजन नोट्स के बाद में फिर उसमें है नो द टर्म्स, नो द डेट्स। जो मैंने कहा कि डेट्स को अरेंज करने का, तो सबकी इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने भी दे रखी है। फिर नो द पर्सनैलिटी, जिसमें जो जो पर्सनैलिटीज आई हैं उनके बारे में। फिर उस चैप्टर के इनफ एमसीक्यूज हैं जिनके डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है। राइट, और इसके बाद में केस बेस्ड एमसीक्यूज भी है, जो मैंने आपको बताया था कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जो कि टफ वाले होंगे। और इसके बाद जो हमें सबसे अच्छी चीज लगती है वो है इसका माइंड मैप। राइट, ये माइंड मैप जो है सबसे अच्छी चीज लगती है हमें, कि ये आप एकदम से 2-4 बार इसको देखोगे और जैसा कि माइंड मैप नेम है, आपके माइंड में ये ऐसे सेट हो जाता है और फिर आप आसानी से चीजें कर सकते हो। तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको परचेज कर सकते हो। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे डेट्स लिख रखी हैं, वो डेट्स इसलिए लिख रखी हैं क्योंकि हिस्ट्री में इन डेट्स को लेकर थोड़ा, मतलब जो मेन हिस्ट्री की बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, वो इन डेट्स को दूसरी तरीके से मानती है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। काउंसिल ये डेट मानती है, इसलिए मैंने ये डेट्स यहाँ पे लिख दी है। तो फर्स्ट फेज जो है वो 1885 टू 1907 है। ये काउंसिल अपने सिलेबस में दे रखा है। राइट, 1907 आपको कैसे याद रहेगा, सूरत स्प्लिट यहीं पर होता है, जहाँ पे जो असर्टिव फेज वाले होते हैं वो मॉडरेट फेज वालों से अलग होते हैं। ठीक है, यानी जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं वो
सेकंड फेज वाला जो नेशनल मूवमेंट है, यानी जो जहाँ पे असर्टिव वालों का यानी एग्रेसिव फेज वालों का चलता है, उनसे सेपरेट हो जाते हैं। बट अब यहाँ पे देखोगे कि आप सेकंड फेज वाला जो है वो 1905 से स्टार्ट हो रहा है और ये 7 पे इंड का दिखाया है। तो यही काउंसिल का डेट है। अगर आप काउंसिल आपसे पूछ ले कि सेकंड फेज का टाइम पीरियड क्या है, तो आप यही बताओगे 1905 से 1916। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखो ऑफिशियली तो ये जब ये स्प्लिट हुए थे तभी अलग हुए थे, बट प्रैक्टिकली जो है वो 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन होता है, ये चीज तभी वहां पे स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए सेकंड फेज की डेट ये दे रखी है। फिर 1915 जब गांधी जी अफ्रीका से इंडिया रिटर्न होते हैं, वहां से 1947 तक जो है वो मास फेज चलता है। करेक्ट। चलो आगे की डेट्स देखते हैं। ये पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, और हमारी वेबसाइट करियर एग्जाम स्टार्ट ऑनलाइन करके है वेबसाइट पे भी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों की लिंक मिल जाएंगी। आप वहां से जाके टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ ले सकते हो, वेबसाइट पे एज ए टेक्स्ट आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। करियर एग्जाम्स हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। चलो सबसे पहले फिर अब जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जो 10 मई 1857 की डेट है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हिंदी में, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है बाकायदा कॉजेस पे। कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, दो वीडियो दो पार्ट में अवेलेबल है, यूट्यूब पे देख सकते हो। कुछ लोग इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, और बाकी इसको जो इंडियन नेशनलिस्ट है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बोलते हैं। वीडी सावरकर का ये दिया हुआ नेम है। अब देखो ये जो डेट्स मैंने लिखी हुई है 1757 की, 1764 की, ये वो डेट्स हैं जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पे, यानी जो कंपनी है तो इंडिया पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही से कैप्चर करती है। वो डेट है जिसमें बैटल ऑफ प्लासी 1757 का है, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में बहुत अच्छे से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्चरनेस जो है ब्रिटिशर्स की हो गई थी। अब जो 1757 से 1857 का ये 100 ईयर हुआ ना, 1757 से 1857 का, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। ऐसा नहीं है कि सारी डेट्स मैंने यहाँ रटने के लिए ही दी है, सब कुछ रटना ही नहीं होता। बहुत सारी चीजें आपकी चैप्टर की समझ के लिए होती है, मैंने यहाँ पे दिया है। यही वो टाइम है जो ब्रिटिश के कन्क्वेस्ट का टाइम है। इसी में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे वार लड़े हैं और अपना एक्सपेंशन किया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज में जो आप देखोगे, जिसमें आप देखोगे ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन और एनेक्सेशन जो है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉज होता है। ठीक, तो वही है कि ये इन 100 ईयर के टाइम में ऐसा खूब होता है। तो इन 100 ईयर के टाइम में देखो 3 मेजर वार ब्रिटिशर्स के हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक एंग्लो मैसूर वार है, ठीक, जो कि 4 वार होते हैं एंग्लो मैसूर के। ये डेट्स आपको रट्टा नहीं मारनी है, बस आप एक बार इनको पढ़ जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा कि हाँ कब ये वार हो रहे थे। ठीक है, और इन्हीं से जो है इंडियंस के अंदर जो है एक तरीके का, उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी ब्रिटिशर्स को लेकर के आ रही थी, जिसकी वजह से ये जो है रिवोल्ट होता है इतने बड़े लेवल पे। फिर एंग्लो मराठा वार है, और फिर एंग्लो अफगान वार है। ठीक है, अफगान वाला आपको याद होगा कि अफगान वार में ही जो सिंध वाला अटैक हुआ था, और इसके बाद में जो है एक काफी लेट टाइम है, देख ही रहे हो ना, और इसी टाइम पे जो है रिवोल्ट होती है। ठीक है, तो ये 3 डेट्स हैं। इसके बाद में फिर हम लोग आगे आते हैं। अब ये सब कौन से रीजन, ये सब रीजन्स उसके रीजन्स में आएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के। देखो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ठीक है, और यही जो एक्ट है ये जमींदारी सिस्टम लेकर के आता है। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए चीज है। बाकी जब आप रिवोल्ट्स में आओगे तो आप ये जानोगे कि इंडिगो मूवमेंट, यानी जो नील जो है ना एक क्राप है, उसको लेकर के रिवोल्ट होता है 1859 टू 60 में। कहाँ पे? बंगाल और बिहार में। नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र का एक ड्रामा है, ठीक है, वो इसी पर बेस्ड है। ठीक, ये आप जब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वगैरह में आओगे तो नील दर्पण दीनबंधु मित्रा की पढ़ोगे, और ये इंडिगो मूवमेंट इसी पे बेस्ड है, जो कि 1859 से 60 के बीच में है। ठीक है, अब देखो बाकी ये सब रटने वाली डेट्स हैं, इनको बिल्कुल आपको रट जाना है। 1829 में विलियम बेंटिंग की हेल्प से राजा राम मोहन राय एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम होता है। ठीक, इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 1835। आपको पता ही है कि इंग्लिश एजुकेशन के एक्सपेंशन से ही इंडियंस में जो है एक इनसिक्योरिटी फील हुई थी। ठीक, जो कि रिवोल्ट का रीजन बना था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप जान ही रहे हो, लॉर्ड डलहौजी का है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बहुत सारे स्टेट्स जो है वो एनेक्स कर लिए जाते हैं, जिसमें सतारा, नागपुर, झांसी ये सब हैं, आप जान ही रहे हो।
रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आता है जो कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के पर्पज से होता है। कब आता है? 1850 में आता है। ये सब कॉजेज में आपके आएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, सॉरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। देन 1862 में इनाम कमीशन आता है। ठीक है, इनाम कमीशन किस लिए है? कन्फिस्केशन ऑफ लैंड के, जहां पे क्या कहा जाता है, कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे, राइट, यानी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। और उस टाइम पे इतना कौन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ध्यान रखता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज लोगों की सीज कर दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि रिवोल्ट राइज होता है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में आता है। ठीक, अब देखो आपको पता होगा कि जो रीमैरिज एक्ट है और जो सती सिस्टम है, ये सब ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से रिफॉर्मेशन किए थे। हालांकि इन सब में जो है यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे राजा राम मोहन राय का इन्वॉल्वमेंट है, बट जो लोकल ट्रेडिशनल हिंदूज थे वो इसको अपोज किए। ठीक है, और उनको इस सबको लेकर के इनसिक्योरिटी फील हुई अपने रिलीजन को लेकर के, जो कि रिवोल्ट का रीजन बनता है। ठीक, 1856 में क्या है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट आता है, जो कि एक मिलिट्री के लिए डिसकंटेनमेंट का सौदा होता है। इसमें क्या होता है कि इस एक्ट के थ्रू ये होता है कि मिलिट्री जो है, यानी जो सोल्जर्स हैं, उनको वार के लिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक, तो इसका एक रिलीजियस फैक्टर भी होता है, क्योंकि इंडिया के हिंदू ऐसा मानते हैं कि अगर वो ओशन को क्रॉस करेंगे तो वो धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, राइट। और फिर सोल्जर्स को भी इनसिक्योरिटी का इसमें होता है, समझ रहे हो। अब ये क्या है, एनेक्सेशन ऑफ बेरार, टैक्सेशन के बेस पे जो है बेरार को एनेक्स कर लिया गया, ये सब रीजन है। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो एनेक्स कर रहे होते हैं रीजन्स को ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो बेरार को एनेक्स करते हैं टैक्सेशन के बेस पे, यानी इनको डेप्ट ट्रैप में फंसा करके, कर्जा में फंसा करके इनको जो है एनेक्स कर लेते हैं। और एनेक्सेशन ऑफ अवध आपको पता है, वाजिद अली शाह जो है यहाँ के नवाब होते हैं, और इन पे माल प्रैक्टिस, ठीक है, या माल एडमिनिस्ट्रेशन समझ सकते हो, कि सही से रूलिंग नहीं कर रहे हैं, ये बोल करके इसको अवध को एनेक्स कर लिया जाता है। इन्हीं की वाइफ होती है बेगम हजरत महल, जो बाद में लखनऊ में रिवोल्ट करती हैं। ठीक, ये है जब रेलवे लाइन, टेलीग्राफ, ये सब एक्सपेंड हो रहा था, तो इंडियंस को जो इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, उस हेडिंग में जो आपने पढ़ा था उसमें आपकी एक डेट मिलेगी 16 अप्रैल 1853, जब इंडिया में सबसे पहली रेल चली थी बॉम्बे से लेके थाने के बीच में। ठीक, 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है। आपको पता है 1857 की जो है, जो रिवॉल्यूशन होती है, जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद में जो इंडिया का रूल है वो कंपनी से लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, यानी अब कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, अब ब्रिटिश क्राउन का रूल होता है। और इसी टाइम से जो ब्रिटिश राज सही मायने में जो होता है वो अभी से स्टार्ट होता है। तो क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन है वो कब होता है? 1 नवंबर 1858 को। 1868 में क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आता है। देखो, जब ये रिवोल्ट हुई थी, यानी जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, इसके बाद में ब्रिटिशर्स ने ये दिखाया था कि हम इंडियंस के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे रिफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। रिफॉर्मेशन में ये था कि 1868 में सिविल सर्विस एक्ट लेकर के आए थे, जिसमें ये था कि हम एनुअल कंपटीशन कराएंगे और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये था। अब इसके बाद में जो मैंने डेट, जिस अरेंजमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे डेट्स डाली है, वो अरेंजमेंट जो है वो एक्चुअली इस तरीके से है कि यहाँ पे मैंने ये जो रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हैं उनको लेकर के डाला है। तो 1873 में सत्य शोधक समाज स्टेब्लिश होता है। बेटा ये डेट आपके रटने वाली, क्योंकि आपको ज्योतिबा फूले का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है, ज्योतिबा फूले और राजा राम मोहन राय का, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है ना। तो इसमें आपको जरूर याद रखना है कि सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फूले का है, और कब स्टेब्लिश हुआ? 24 सितंबर 1873 को। 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज बाई स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे। रिटर्न टू वेदास इनका स्लोगन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी टाइम पे स्टेब्लिश होती है, राइट। स्वामी विवेकानंद भी इसी में आते। 1893 आपको पता है शिकागो के वर्ल्ड रिलीजियस में जो है कॉन्फ्रेंस में ये वहां पर जाते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा ये डेट मैंने किस लिए दे रखी है इनकी, कि ये सारे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर हैं या वायसरायज हैं, ठीक है, जिनके टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं। लास्ट डेट आपको पता है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। ठीक है, तो वो डेट्स हमने यहाँ पे लिख दी, इनको आप याद रखोगे तो काफी ज्यादा कंसेप्ट समझने आपको हेल्प मिलेगी। 1798 टू 1805 लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है। ठीक है, और
1846 टू 56 लॉर्ड डलहौजी का है, ठीक है। डलहौजी भी आपको अच्छे से याद होंगे, लॉर्ड लिटन बहुत अच्छे से याद होंगे, ठीक है। अभी जब डेट्स आएंगी तो फिर हम उस टाइम पे फिर बताएंगे कि हाँ इस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल है, तो अभी से आप इसको एक बार यहाँ याद रखो। 1910 से 16 लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। एक नाम छूट ही गया, लॉर्ड कर्जन का नेम छूट गया, जो कि बंगाल पार्टीशन के टाइम पे होते हैं। तो 1893 से 1905 इनका टाइम टेन्योर होता है लॉर्ड कर्जन का। बंगाल पार्टीशन करने के बाद फिर तुरंत ये इनका टेन्योर खत्म हो जाता है, इसीलिए आते हैं। अब देखो 1876 से 78 में फाइमाइन होती है, और टाइम पीरियड देखो लॉर्ड लिटन का है। लॉर्ड लिटन को सबसे एक तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी बेचारे को काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, तो फाइमाइन इस टाइम पे फैली होती है, भुखमरी। लेकिन ये महोदय करते क्या है, 1877 में दिल्ली दरबार जो है ऑर्गेनाइज करते हैं क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में, और इसीलिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि लोग भूखों से मर रहे हैं और तुम इतना ग्रैंड फेस्टिवल कर रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ सोसाइटीज इनकी स्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी, कौन, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये बेटा बिल्कुल रट जाओ। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी का ये भी है। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि सूर्यनाथ बनर्जी का है, और फिर 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सूर्यनाथ बनर्जी का है। 1883 में और 1884 में, मतलब ये स्टेब्लिश होती है 1883 में, और 1884 में इसका एक और कॉन्फ्रेंस होता है, और इसके बाद में एओ ह्यूम जो है वो एक्शन में आते हैं, और 1885 में जाकर के क्या होता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है, और बाद में 1886 में जाकर के जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है ये वाली, ये इसी में जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ओके। फिर इसके बाद में और जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जैसे 1916 में मिसेस एनी बेसेंट का होम रूल लीग बनता है, इसको अपना भी याद करोगे तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन बंगाल का पार्टीशन करते हैं, आपको पता ही है, और तभी जो है वो एग्रेसिव फेज वाले ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग बनती है डेक्का में, ठीक है, आगा खां के लीडरशिप में, और 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, ऊपर भी एक बार बात कर ही चुके हैं। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो होता है ना, ये यही मुस्लिम लीग जो बनती है ना, इन्हीं के डिमांड्स पे सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट की डिमांड करता है, ठीक। हिस्ट्री क्लास में मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है कि सेपरेट अगर इलेक्टोरेट बनेगा तो उसके क्या नुकसान है, क्यों इसका अपोज किया जाता है इंडियंस के थ्रू। 1911 में जो ये 1905 में यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, कहाँ गया ये, वो यहाँ पे उसका क्या हो जाता है, एनलमेंट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक। और फिर दिल्ली दरबार यहाँ पे फिर से उसकी सिल्वर जुबली मनाई जाती है, जो कि ये टाइम होता है लॉर्ड हार्डिंग का, आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने इसीलिए कहा है कि इनको आप याद रखो, तो लॉर्ड हार्डिंग का है। बेटा देखो इन डेट्स पे जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डेट्स आपको याद होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा बढ़ रही है। डेट ऐसे ही याद होती है, रट्टा मार के याद करोगे भूल जाओगे। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है इसी लॉर्ड हार्डिंग वाले टाइम पे ही, सेम टाइम पे 1912 में, अभी तक कलकत्ता जो कैपिटल थी इंडिया की, वो अब दिल्ली हो जाती है, ठीक। 1915 में गांधी जी इंडिया रिटर्न होकर के आते हैं, आपको पता है कि यहीं से मास फेज का टाइम स्टार्ट होता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में क्या क्या होता है, मुस्लिम लीग जो है और इवन जो अग्रेसिव फेज वाले हैं वो सब का कांग्रेस में आके मिलते हैं, और इसी इसी का आर्किटेक्ट जो है मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। ये आपके समझ के लिए थोड़ा इंटरटेनिंग चीज है कि इस टाइम तक जो जिन्ना है वो मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते, वो जान लो एक हिसाब से एक लिंक होते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इसलिए गांधी जी के साथ में इनकी फोटो शुरुआत से मिलेगी, गांधी जी इसलिए इनको शुरुआत में लाइक करते थे, ठीक है। हालांकि बाद में इनको समझाने का प्रयास करते थे जब इनका दिमाग खराब हुआ था। 1957 में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है, बिहार में गांधी जी का सत्याग्रह है ये। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसाकर होता है, ठीक। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, ठीक है। अब ये क्यों आता है, ठीक वैसे ही 1918 में जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म होता है, इंडियन सोच रहे थे कि अब हमको फ्रीडम मिलेगी, होम रूल लीग मिलेगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब यहाँ पे सत्याग्रह वगैरह और ये रिवोल्ट फिर स्टार्ट होने लगते हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं एज यूजुअल कि कुछ रिफॉर्म्स करना स्टार्ट करते हैं और दिखाना शुरू करते हैं कि हम इंडियंस के लिए बहुत अच्छे हैं, तो कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं इसमें, ठीक।
लेकिन रिफॉर्म्स के साथ में जब फिर और रिवोल्ट स्टार्ट होते हैं तो क्या करते हैं, रॉलेट एक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। और वही जो रॉलेट एक्ट पास होता है ना, उसी के उसमें जो डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं उसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू अरेस्ट होते हैं, और उन्हीं के अरेस्ट के उसमें जो है ये जलियांवाला बाग में एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, जहाँ पे जनरल डायर क्या करते हैं 13 अप्रैल 1919 को गोली चलवा देते हैं, ठीक। फिर 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ में जुड़ा होता है। फिर 5 फेब 1922 की डेट है जब क्या होता है, चौरा चौरी इंसिडेंट होता है इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के डिमॉन्स्ट्रेशन के बीच में, और इसी की वजह से जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कार्ड ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस की तरफ हम चलते हैं। नवंबर 27 में क्या होता है, साइमन कमीशन इंडिया में आता है, तभी साइमन गो बैक के स्लोगन्स लगाए जाते हैं, और उसी में लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और बाद में 1928 में उनकी डेथ होती है। 1929 जो है इसमें पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन होता है पंडित नेहरू के द्वारा, ठीक है, लाहौर सेशन में। और 1930 में क्या होता है, साल्ट सत्याग्रह, ठीक। साल्ट सत्याग्रह ही जो है वो दांडी मार्च के साथ स्टार्ट होता है 12 मार्च को। 6 अप्रैल को गांधी जी वहाँ दांडी गुजरात में जो है समुद्र तट के किनारे पहुंचते हैं और खुद से नमक बनाते हैं, और शुरू क्या हो जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ईयर यही है। और इसी टाइम पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हैं, देखो ये वाली सेकंड है, ठीक, और ये वाली थर्ड है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, सेकंड वाली में ही गांधी जी गए थे, तीनों में अम्बेडकर गए थे। 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट होता है तभी गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। जो गांधी इरविन पैक्ट होता है वो जनरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के ही होता है, जिसमें इन दोनों के बीच में कुछ समझौते होते हैं। तो गांधी जी थोड़ी देर के लिए इसको मूवमेंट को पोस्टपोन करके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कि चलो ठीक है हम दोनों लोग मिल करके समझौता कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और फिर गांधी जी आके मूवमेंट फिर से शुरू करना चाहते हैं, फिर बट उतना फिर स्पीड नहीं मिल पाती है इसको। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आता है, जो कि जैसे अभी हम लोग मार्ली मिंटो में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट वाला देखे थे, यहाँ पे दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग होती है। तो गांधी जी फिर स्ट्राइक अनटू डेथ पे चले जाते हैं, क्योंकि ये अम्बेडकर की डिमांड होती है। तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, ठीक। आगे आते हैं 3 मई 1939। आप जान ही रहे हो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्टेब्लिश किया था, सुभाष चंद्र बोस का है, जब एक कांग्रेस से निकल करके गए थे, ठीक है, हरिपुरा सेशन के बाद में, ठीक है। काफी ज्यादा वहां पे कंट्रोवर्सी है, आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री या पढ़े होगे तो आप जान रहे होगे। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, जब वार जैसे ही 1939 में बिगिन होता है, ब्रिटिशर्स फिर इंडिया की तरफ देखते हैं कि हमको आर्मी दो, हमको पैसा दो, इंडिया वाले मना कर देते हैं। तो दुनिया भर के जो ऑफर्स देना शुरू करते हैं, उसमें अगस्त ऑफर है, उसी में क्रिप्स मिशन है, उसी में कैबिनेट मिशन है, ये सारा चीज तभी होता है, ठीक है। तो अगस्त ऑफर जो कि रिजेक्ट किया जाता है आता कब है, 8 अगस्त 1940 को। और फिर जब ये रिजेक्ट किया जाता है तो फिर मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। लेकिन ये सब नहीं होता। अगस्त 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी का इसी टाइम पे स्लोगन रहता है डू आर डाई, करो या मरो जैसे। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी बनती है, कैप्टन मोहन सिंह बनाते हैं इसको, जिसको 1943 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके सुप्रीम कमांडर बनते हैं। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में आता है, जब वहां पे क्लेमेंट एटली गवर्नमेंट बनती है ब्रिटेन में, ठीक। चलो हम लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे होता है, इसको जिन्ना इसको बुलाते हैं इसलिए कि पाकिस्तान उनको सेपरेटली मिल जाए, ठीक है। इसी दिन कलकत्ता में बहुत सारी किलिंग्स होती हैं, इसीलिए इसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नेम से भी जाना जाता है। अब फिर से ये ऑर्गेनाइज डेट मैंने यहाँ पे दे रखी है। एक्चुअली ये वो लीडर्स है जिनके कंट्रीब्यूशन को आपको पढ़ना है, इसलिए इनका टाइम पीरियड याद रखो। 1825 से 1917 जो है दादा भाई नौरोजी का टाइम पीरियड है, मतलब यहाँ ये जन्म होता है और यहाँ पे इनकी डेथ होती है, ठीक है। सुरेंद्र बनर्जी 1848 से 1925 तक, गोपाल कृष्ण गोखले 1866 टू 1915 तक हैं, बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 तक हैं, और विपिन चंद्र पाल 1852 से 1932 तक हैं। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 तक हैं, और जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो 23 जैन 1897 से 18 अगस्त 1945 तक इनका टाइम पीरियड है। इस ये 18 अगस्त 1945 को जब इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पे वार हारने लगी थी जापान की वहाँ पे डिफीट की वजह से, तो जापान की ओर फ्लाइट से जा रहे थे, फ्लाइट क्रैश कर गई थी।
तो फिर कंट्रोवर्सी में रहा था, एग्जैक्ट कुछ पता चला नहीं, लेकिन फिर यही डेट मानी जाती है कि इनकी डेथ हुई थी। ठीक, नेताजी की कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है तो दो चीजें यहाँ पे है। 1943 21 अक्टूबर को इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी सिंगापुर में, और इसी गवर्नमेंट ने जो है वो वार डिक्लेयर करा था ब्रिटिश इंडिया पे, यानी ब्रिटिशर्स के ऊपर। कब? 23 अक्टूबर को, ठीक 2 दिन बाद। बाकी आपको पता है जुलाई 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, 14 अगस्त को पार्टीशन होता है, पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है, और 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल जाती है। दैट्स इट। इससे बेटा एक भी ज़्यादा डेट आपको नहीं याद करनी है, आप इतनी डेट्स याद कर लोगे बल्ले बल्ले है, इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और इस चैप्टर का एमसीक्यू गूगल फॉर्म पे बना के हम वहीं पे लिंक पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको चैनल ज्वाइन करना है। अगर आप चैनल ज्वाइन करोगे तो वो सारी लिंक वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहो एकदम श्योर 100% मार्क्स अगर इन सब्जेक्ट्स में, किसमें? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश। ठीक, तो विथ प्रैक्टिस, विथ नोट्स, विथ लाइव टीचिंग, डाउट सेशन, सारा कुछ पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको हम करवाएंगे। और टाइम भी मैंने ऐसा रखा है जो आपका लीजर टाइम है 9:30 PM के बाद, 9:30 PM से क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 अक्टूबर से क्लास है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लोगे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। बाकी लोगों को आप शेयर कर सकते हो, अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना है तो अपने दोस्तों को बता सकते हो, उनका बेनिफिट होगा। वैसे भी अगर आपके खास दोस्त ज्वाइन करेंगे तो वो तो आप जान ही रहे हो कि अगर खास दोस्त हैं तो नोट्स और इसमें आपकी हेल्प करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट विशेज ऑल ऑफ यू, थैंक यू।